नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पुनः इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग 25 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। काफ़ी आनंददायक रोचक प्रश्न है। जिस प्रकार से परीक्षा की बात कही गई थी कि एक समान सी परीक्षा होगी, तो उसी स्तर को देखते हुए प्रश्न का स्तर हाई नहीं रखा गया है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आप किसी न किसी रूप में पढ़े हैं, चाहे जैसे भी हो। हम लोग सिर्फ अभ्यास करेंगे, प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल पर पहली बार है तो यह चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा जरूर सब्सक्राइब करेंगे जब तक परीक्षा नहीं होती है। और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य जानकारियाँ भी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती है। अभी फ़िलहाल हम लोग परीक्षा की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलेंगे। आपके एक लाइक से अगला वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा और एक प्रकार की अलग एनर्जी प्राप्त होती है। पुनः तरोताज़ा होकर के आपके समक्ष में उपस्थित हो जाता हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत की जाए। स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, निरर्थक शब्द है। सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण से कुछ प्रश्न देख लेंगे। इसके बाद अन्य विषय से भी इसमें प्रश्न का समायोजन किया गया है। 5-5 प्रश्न करके सभी विषय से लिया गया है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की शुरुआत कर चुके हैं। निरर्थक शब्द है। निरर्थक कहने का अर्थ हो गया जिसका अर्थ ना हो। यदि शब्द की बात की जाए तो अर्थ के दृष्टि से दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक कहने का अर्थ हो गया कि जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक कहेंगे, और निरर्थक में जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ ना निकले निरर्थक होगा। तो देखिए, माता का एक अर्थ निकल रहा है, पिता भी, शरीर भी, और इसको देखिए ऑप्शन नंबर डी, तफ, इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि निरर्थक शब्द हो गया। राइट ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है तो अब हम लोग बनावट की दृष्टि से या तो फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करें तो शब्द के 3 भेद हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़ी। यानी यह बनावट या तो फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से कहा गया है कि शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल करेंगे जिससे अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाए तो इससे आप आसानी से डील कर सकते हैं। रूढ़ वह शब्द है जिसका यदि खंड करें तो अलग अलग उसका कोई अर्थ ना निकले। सपोज कीजिए आपने रूढ़ में एक शब्द लिया रज, तो रज का खंड करेंगे तो रो प्लस जो होगा, तो रो का कोई अर्थ नहीं है, जा का भी कोई अर्थ नहीं है। और यौगिक की बात करें तो जिन शब्दों के खंड के सार्थक अर्थ हो, यानी कि अलग अलग अर्थ कुछ निकले। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे विधान सभा लिए हैं, तो विधान इसका भी अर्थ होता है और सभा इसका भी अर्थ होता है मीटिंग, तो यह यौगिक शब्द होगा। और योग रूढ़ी ऐसा शब्द होता है जो समान अर्थ को छोड़कर के विशेष अर्थ को धारण करता है। जैसे आपका हो गया पंकज, यानी कि पंख में जन्म लेने वाला, तो पंख में जन्म लेने वाला यानी गुलाब फूल, कमल फूल हो जाएगा, सॉरी गुलाब फूल नहीं कहेंगे, कमल फूल हो जाएगा। उसके बाद और भी ले सकते हैं इसमें योग रूढ़ी में, चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात महादेव, लंबोदर जिसका उदर लंबा हो। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर अब फोकस होते हैं। रूढ़ शब्द है, अब निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। नाक रूढ़ शब्द है, विधानसभा यौगिक होगा, पंकज योग रूढ़ी होगा और लंबोदर भी योग रूढ़ी होगा। इसके बाद तीसरा नंबर सब प्रश्न है, उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। शब्द कंप्लीट हो जाएगा ये 2-3 प्रश्न से। उद्गम की दृष्टि से या तो फिर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है तत्सम, उसके बाद दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है
विदेशज। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग सबकी परिभाषा समझ लेते हैं। तत्सम यानी कि तत्सम कुछ संस्कृत के शब्द है और उसका हिंदी में प्रयोग होता है तो उसे तत्सम कहा जाता है। जैसे हो गया जिह्वा, या तो फिर ग्राम भी कहें, यह संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में उच्चारण होता है, हिंदी में प्रयोग होता है। वृक्ष यह भी है। इसके बाद तत्सम तद्भव में आए तो कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृतिक से पुनः रूपांतरित होकर के हिंदी में मिल गए हैं। तो इस प्रकार के विकृत संस्कृत और प्राकृतिक शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जैसे आग हो गया तद्भव का उदाहरण। और देशज में जो शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा में हो और उन्हें हिंदी में लिया गया हो उसे देशज कहा जाता है। जैसे चिड़िया, जूता, कलई इत्यादि होगा। और विदेशज में वैसे शब्द जो विदेशी भाषा हो और हिंदी में मिल गए हों उसे विदेशज कहेंगे। तो विदेशज में आपका बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा। स्कूल विदेशज शब्द है, टेबल यह भी विदेशज शब्द है, टिकट, स्टेशन इत्यादि प्रकार का। तो उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं स्पष्ट हो गया, 4 भेद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद हैं, इसे हम लोग जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें, थोड़ा समय लगेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद हो गया जातिवाचक संज्ञा, फिर होगा भाववाचक संज्ञा, और इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध है, जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, पटना, भागलपुर इत्यादि। और जातिवाचक संज्ञा में जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध होगा। जैसे यदि हम गाय कहें तो सभी गायें सूचित हो रही है, यदि घोड़ा कह दे तो सभी घोड़ा, आदमी कहें तो सभी आदमी। और भाववाचक संज्ञा में यह जो तीसरा इसका रूप है, तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु का गुण या स्वभाव, धर्म का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाव कहने का अर्थ हो गया जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा से किसी व्यक्ति का अवस्था का पता चलता है, चतुराई, मिठास इत्यादि। और उसके बाद समूहवाचक में समूह और झुंड का बोध होगा, जैसे मेला हो गया आपका, भीड़, सभा, इस प्रकार से। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं को हम नाप या तौल सकते हैं, जैसे सोना, घी, पानी, चीनी इत्यादि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा स्पष्ट हो गया होगा। राम हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद गाय हो गया यहाँ पे यह जातिवाचक, सोना यही आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, और मिठास आपका ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी सोना होगा। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न में हम लोग चले, पानी कौन सा लिंग है? पानी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के अंत में ई हो, ईकारांत, जैसे गाड़ी, ई आ गया, इसमें देखिए गाड़ी, ई, गाड़ी, तो यह स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद लड़ाई, ई आ रहा है, यानी कि जितने शब्द में ई आता है वह आपका स्त्रीलिंग होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, घी, दही, मोती, जी और पानी, यह 5 शब्द ऐसे हैं जिसमें ई आता है। आप बोलिए घी, दही, मोती, जी, पानी, सब में ई आ रहा है, तो यह अपवाद स्वरूप है, एक्सेप्शन केसेस है, यह पुल्लिंग हमेशा होता है। तो पानी क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से 6 नंबर से कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न का समायोजन है, सिर्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, चलिए समकोण त्रिभुज का निर्माण किए। यह हो गया आपका कर्ण, नीचे हो गया आधार, और यह हो गया लंब। तो आधार और लंब, आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद लंब है 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या होगा? तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, कर्ण बराबर रूट अंदर, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यह सूत्र है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो आधार 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16 और लंब का स्क्वायर 3 है, तो 3 तिया 9, इसका रूट होगा 16 9 रूट 25 होगा और 25 का वर्गमूल फिर 5 होगा। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। 5 कहीं पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ, यहाँ पे टाइप मिस्टेक किया गया है। तो हम लोग चलिए इसी को 2 हटा करके 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यदि 5 सेंटीमीटर रहेगा तो बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चले 7वां नंबर प्रश्न में एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो आयत बना लेते हैं। लंबाई यह लंबी भुजा हो गई, 4 cm दिया हुआ है। उसके बाद इसकी चौड़ाई है 3 cm, इसको डिनोट भी कर सकते हैं ABCD। तो इसका कहता विकर्ण क्या होगा, तो यह विकर्ण इस प्रकार से होगा, डाल दिए विकर्ण। तो विकर्ण के लिए उसी प्रकार से इसका भी सूत्र होता है रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो रूट अंदर लंबाई 4 हो गया, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 उसी प्रकार फिर 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो जहाँ पे ऑप्शन 5 दिया हुआ है वही आपका सही हो जाएगा, आप देख लेंगे इस ऑप्शन को। चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर। एक घनाभ की भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है। घनाभ का निर्माण हम लोग करते हैं, इस तरह से घनाभ हो गया और इसकी साइड यानी कि इसकी भुजा अर्थात किनारा दिया हुआ है 5 cm। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घनाभ का एरिया आप निकालेंगे यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 25, 25 छके 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। तो 150 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। यह प्रतिशतता से संबंधित प्रश्न है। 100 का 100% कितना होगा। तो चलिए 100 का मतलब गुना हो गया, 100 करेंगे और प्रतिशत यहाँ पे डाला हुआ है तो नीचे 100 लाएंगे, कट गया यानी कि बच गया आपका सिंपली 100। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर, 0 1 2 इनमें से कोई नहीं। तो एक सम संख्या लीजिए, तो सम संख्या 2 ले चुके हैं और एक विषम संख्या, अंतर मीन्स हो गया आपका घटाओ, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 होगा। चलिए कुछ और भी सम संख्या लेते हैं, सपोज कीजिए 4 ले लिए सम संख्या और विषम संख्या 1 ले लिए। तो 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 3 तो ऑप्शन कहीं नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सेट किया गया है कि ए ही ऑप्शन सही होगा, इसके अलावा 0 और 2 नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं है तो होगा ही नहीं। तो राइट ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन के अनुसार से इस हिसाब को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन के अनुसार से ढूंढना है कौन सा सटीक आंसर होगा। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, यहाँ भी वही टाइप हुआ है। यहाँ पे चलिए कर देते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया, स्नेल का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो निश्चित रूप से यह प्रकाश के परावर्तन के नियम को सूचित करता है, यानी कि सेकंड रूल। पहला तो यह बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। और यह दूसरा रूल बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह है फिजिक्स का सब प्रश्न है। वाट, कूलाम, एम्पियर, एंगस्ट्रम। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। चेहरा देखने में प्रयोग किया जाता है, चेहरा देखने में क्या प्रयोग किया जाता है। समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो चेहरा देखने में आपका समतल दर्पण का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। अवतल दर्पण की बात करें तो दाढ़ी बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। यह प्रश्न समान रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं।
14 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वह उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, यह भी फिजिक्स का ही प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कोराइड पर, रेटिना पर, मस्तिष्क पर या लेंस पर। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि आँख की बात की जाए तो यह रेटिना पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद यहाँ से केमिस्ट्री का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। उपधातु है, यानी उपधातु यहाँ पूछा गया है कि उपधातु कौन है। एसबी कहने का अर्थ हो गया कि एंटीमनी, एल से एल्युमिनियम, एच से हाइड्रोजन, Fe से लोहा हो गया। तो उपधातु एंटीमनी एसबी है। ऑप्शन नंबर ए है। उपधातु की बात करें तो इसकी कुल संख्या 7 होती है, जिसमें से एंटीमनी एक हो गया पहला, उसके बाद सिलिकॉन होता है Si, इसके बाद बोरोन होता है जिसका संकेत बी है, फिर जर्मेनियम Ge, इसके बाद आर्सेनिक As, टेलेरियम Te होता है और पोलोनियम Pe हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे Sb 7 हो गया। उपधातु में धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों गुण पाया जाता है इसमें उपधातु में। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख चुके हैं, Sb होगा यानी कि एंटीमनी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो इसका राइट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि CO2। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अम्ल नीला लिटमस पत्र को कर देता है, यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल, नीला या तो फिर हरा, रंगहीन। तो ध्यान रखिएगा कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, पीतल मिश्रण होता है। पीतल क्या का मिश्रण होता है, कॉपर जस्ता का, यानी कि Cu प्लस Zn का, या तो फिर Cu प्लस Sn का, टीन का, या तो फिर Cu प्लस मैग्नीशियम Mn का, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर यानी पीतल मिश्र धातु होता है Cu और Sn का, यानी कि Cu कॉपर, Cu और Zn हो जाएगा, यानी कि कॉपर यानी पीतल मिश्रण होता है कॉपर और जस्ता का। तो Cu से कॉपर, Zn से जस्ता हो गया। और कॉपर और टीन यानी कि कॉपर और Sn यह कांसा होता है, यानी कि कांसा का मिश्र धातु Cu और Sn है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब जो किसी प्रतिक्रिया या कोई इसका काम ना हो, इसकी बाहरी कक्षा में फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसकी वजह से इसे अक्रिय गैस कही जाती है। तो हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो अक्रिय गैस में आपका हीलियम हो जाएगा और इसकी कुल संख्या 6 होती है। तो पहला हो गया हीलियम, दूसरा में नियॉन, उसके बाद आर्गन, फिर होगा क्रिप्टॉन, जेनॉन और यह छठा रेडॉन हो जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, यहाँ से हम लोग कुछ बायोलॉजी का प्रश्न पढ़ेंगे। मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, कहाँ पे होती है मेनिंजाइटिस? नाक में होती है, या तो फिर आँख की है, मस्तिष्क की है, या तो त्वचा की है। तो यह आँख की एक बीमारी है मेनिंजाइटिस, जो कि काफ़ी घातक होती है यह बीमारी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, जीवाणु होते हैं, यानी जीवाणु क्या होते हैं यह पूछा गया है। तो जीवाणु एक कोशीय, द्विकोशीय, या तो फिर बहुकोशीय, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु एक कोशीय होता है कि 1 सेल इसमें पाया जाता है। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने, इसे भी याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक ने किया था और यह 1683 ईस्वी में की गई थी इसकी खोज जीवाणु की। अगला प्रश्न है 23 नंबर, शैवाल में पाया जाता है, यानी शैवाल में क्या पाया जाता है यह पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ, विटामिन, उपर्युक्त सभी। तो शैवाल में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थ भी, विटामिन भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है 1000 ग्राम, 1400 ग्राम,
2000 ग्राम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन यानी कि मानव के मस्तिष्क का वेट 1400 यानी कि 1400 ग्राम होता है। अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 25 नंबर, चूहा का गर्भाधान समय होता है। तो चूहा का गर्भाधान समय क्या है? तो यह 21 दिन ही होता है, बहुत कम समय, 21 दिन में 21 दिन का ही उसका गर्भाधान समय होता है। और 50 दिन गर्भाधान यह बिल्ली का होता है, इसे भी हम लोग देख लें। और 40 दिन गिलहरी का, और उसके बाद 63 दिन आपका सियार का हो जाता है गर्भाधान काल। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 25 प्रश्न का अध्ययन किए। यह ना तो अधिक भारी ना तो अधिक इजी है। जो समान रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों का यानी वैसे ही प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह किया गया है। निश्चित रूप से उम्मीद है यानी कि जो एक संभावित आशाएं इस प्रकार की लगाई जा रही है कि इसी तरह के प्रश्न या जो सक्षमता परीक्षा होगी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक में बदलने के लिए, और ऐसी जानकारियां मिल रही है कि लास्ट फरवरी में उम्मीद है कि इसकी जो परीक्षा की तिथि है वह निर्धारित हो सकती है। इसलिए अब जो इसकी तैयारियां हैं उसे पूरी रनिंग करनी होगी, यानी कि तेज़ गति से अधिक प्रश्न हम लोगों को देखना होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।